So I welcome you all in this class, and the topic for discussion in this class is types of budget, types of expenditure, and types of budget deficits, and the implication of different type of budget deficits, that is fiscal deficit, primary deficit, and revenue deficit. So next topic is plan and non plan expenditure. तो आइए समझते हैं प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब है ऐसा एक्सपेंडिचर जो किसी न किसी प्लान का हिस्सा है। मतलब पहले से कोई प्लान बनाया गया है, कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, कोई डेवलपमेंट का प्लान है और उसके तहत ये एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि इट अराइजेज ड्यू टू द प्लान्ड प्रपोजल्स। मतलब पहले से कोई ना कोई प्रपोजल तैयार किया गया है और उस प्रपोजल पर ये पैसा खर्च होना होता है। इसको हम कहते हैं इट अराइजेज ड्यू टू प्लान्ड प्रपोजल्स। एंड नेक्स्ट इज कि जैसे ये जो एक्सपेंडिचर है ये किसी न किसी स्पेसिफाइड प्लान के ऊपर होते हैं या प्रोग्राम के ऊपर होते हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बनाती है हर कंट्री की। जैसे इंडिया में भी समय समय पर जो है 5 ईयर प्लान बनते रहे हैं। हालांकि जब से नीति आयोग बना है तो प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया है, लेकिन उसके पहले जिस तरह से भी प्लान्स बनते रहे हैं तो हर प्लान के अंदर कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव रखा गया कि जैसे हमने एग्रीकल्चर को डेवलप करना है 5 ईयर प्लान के अंदर, या इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना है, या फिर पॉवर्टी को हमने हटाना है। इस तरह के अलग अलग प्लान्स बने, प्रोग्राम्स बने और उन प्रोग्राम्स को पूरा करने के लिए फिर प्लान्स भी बने। उन प्लानिंग्स में जो खर्चा होता रहा है उसको हम कहते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। और आज की डेट में जो भी प्लानिंग चल रही है या हो रही है या जो प्लान बने हुए हैं उसके ऊपर भी जो अलग अलग खर्चा हो रहा है वो सब एक तरह से प्लान्ड एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये जो आपका प्लान एक्सपेंडिचर है इसमें सरकार के दोनों ही तरह के एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं, रेवेन्यू भी और साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। दोनों ही तरह के एक्सपेंडिचर को आप इसमें शामिल करते हैं। जैसे अगर मैं अब ये बात करूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट को को जो असिस्टेंस दी जाती है, जो सहायता प्रदान की जाती है, वो एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि वो फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट्स को देनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसी तरह से जो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है या बिल्डिंग्स हैं या फिर हॉस्पिटल है या टेलीकम्युनिकेशन है, रेलवे है या किसी और चीज के ऊपर, मतलब किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सरकार डेवलप कर रही है उसके ऊपर सरकार जो भी खर्चा कर रही है वो सारा का सारा खर्चा आपका प्लान एक्सपेंडिचर के तहत आता है। मतलब एक तरह से दिस इज द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें दोनों ही तरह के एक्सपेंडिचर आएंगे प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, इसमें दोनों को ही हम शामिल करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो ये बहुत सिंपल है कि जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है वो किसी भी प्लान के अंडर नहीं होता है। मतलब दिस इज नॉट अंडर एनी प्लानिंग। इसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं बना है, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है जिसको हमने पूरा करना है, या ये किसी भी प्लानिंग के तहत इस तरह के खर्चे नहीं आते हैं। तो इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स, वो गवर्नमेंट प्लान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट इज कि इस तरह की जो एक्सपेंडिचर होते हैं, दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इज ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये रूटीन फंक्शनिंग पे होते हैं। सरकार ने अपने जो एक रूटीन के काम करने हैं, एक फंक्शनिंग करनी है सरकार ने, उसके लिए ये खर्चे किए जाते हैं। और ये जो खर्चे हैं ये हर देश में होते ही होते हैं। मतलब इट इज मस्ट फॉर एवरी कंट्री। उसके बिना सरकार नहीं चल सकती है। अगर ये खर्चे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट फंक्शनिंग कैसे करेगी। और गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो डेवलपिंग नेशन की हो या डेवलप नेशन की हो, ये सरकार इस तरह के खर्चों से नहीं बच सकती है। ये खर्चे होना एक तरह से मैंडेटरी है, ये होंगे ही होंगे। तो इसमें हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल इस तरह के एक्सपेंडिचर के हैं। तो इसमें जैसे डिफेंस पे एक्सपेंडिचर की हम बात करें, सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है, तरह तरह की सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे की जाती हैं,
या सैलरीज दी जाती हैं सरकार के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को, साथ में पेंशन पे भी पैसा खर्च होता है, या बहुत तरह की सरकार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह का जो खर्चा है, इस तरह का जो एक्सपेंडिचर है, तो उनको हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के तहत इसको कैटेगराइज करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको अगर हम नट सेल में डिवाइड करें तो हमें ये समझ आता है कि प्लान एक्सपेंडिचर जो है ऐसा एक्सपेंडिचर है जो किसी न किसी प्लान का हिस्सा होता है। जो कुछ प्रोग्राम्स को पूरा करने के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं, उनके तहत जो खर्चा होता है वो आपका प्लान एक्सपेंडिचर होता है। और इसमें दोनों ही तरह के एक्सपेंडिचर आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है बाय द गवर्नमेंट। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो होता है वो किसी भी गवर्नमेंट प्लान का हिस्सा नहीं होता है, और ये जो एक्सपेंडिचर है एक तरह से गवर्नमेंट की रूटीन फंक्शनिंग पर जो है ये खर्चे किए जाते हैं। जैसे डिफेंस पे खर्चा होता है, सब्सिडीज पे होता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे होता है, या सरकार को अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, या जो रिटायरमेंट पेंशन है वो पे करनी है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है वो किसी भी तरह के प्लान का हिस्सा नहीं है।
नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बजट, कि जो बजट है वो कितने टाइप का होता है, उसको हम कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नाउ जो बजट है उसको हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं ये क्या क्या टाइप्स हैं। पहला है आपका बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट का क्या मतलब है? तो बैलेंस बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड रिसीट है वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के बराबर हो। जैसे हमने पढ़ा गवर्नमेंट बजट क्या होता है या बजट क्या होता है। बजट का मतलब एक तरह से स्टेटमेंट होता है किस चीज का, कि एस्टिमेटेड रिसीट कितनी है एक गिवन टाइम पीरियड के लिए, और एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो कितना। तो ये एस्टिमेटेड है, एक्सपेक्टेड है, ये एक्चुअल नहीं है। तो यहां पर अगर गवर्नमेंट बजट की जब हम बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट बजट उस समय बैलेंस्ड बजट होता है जब गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड जो रिसिप्ट होती है वो गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड बजट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। मतलब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है एस्टिमेटेड और जो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट है अगर वो बराबर हो जाए एक दूसरे के, तो उसको हम कहते हैं कि जो गवर्नमेंट बजट है वो बैलेंस्ड बजट है। दिस इज बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस्ड बजट रेफर टू व्हाट? To a situation where estimated government receipts are equal to what? Estimated government expenditure। गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेड रिसिप्ट हैं वो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के बराबर हो, तो उसको हम कहते हैं कि जो बजट है वो बैलेंस्ड है। दिस इज बैलेंस्ड बजट। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ बजट इज सरप्लस बजट। तो सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट रेफर टू अ सिचुएशन, विच सिचुएशन? वेयर एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट, जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट है जो एस्टिमेटेड है, दे आर ग्रेटर, ध्यान रखना है वो ज्यादा है, रिसिप्ट ग्रेटर है, रिसिप्ट ज्यादा है किस चीज से? एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कि सरकार का जो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, सरकार का जो संभावित खर्चा है उससे ज्यादा है उसकी संभावित रिसिप्ट, प्राप्ति उससे ज्यादा है, तो उसको हम कहते हैं सरप्लस बजट। और सिंपल शब्दों में सरप्लस बजट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड जो रिसिप्ट है वो उसके एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, तो दिस इज सरप्लस बजट। एंड नेक्स्ट इज डेफिशिट बजट। नाउ व्हाट इज डेफिशिट बजट? डेफिशिट बजट का क्या मतलब है? तो डेफिशिट बजट का मतलब है कि डेफिशिट बजट इट रेफर टू अ सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन? वेयर एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर लेस देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कि डेफिशिट जो बजट है उसका मतलब है कि जब सरकार की जो एक्सपेक्टेड रिसिप्ट है वो कम हो, किस चीज से? सरकार की एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से। If the estimated government receipts are less than estimated government expenditure, this is the situation of deficit budget. In simple words, deficit budget का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड जो रिसीट्स हैं वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से कम है, उसको हम कहते हैं डेफिशिट बजट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट बजट डेफिशिट। इसको हम बजट डेफिशिट भी कहते हैं, गवर्नमेंट डेफिशिट भी कहते हैं। तो क्या मतलब होता है इसका? बजट डेफिशिट का मतलब है, बजट डेफिशिट रेफर टू अ सिचुएशन। बजट डेफिशिट क्या है? एक ऐसी सिचुएशन का नाम है वेयर एस्टिमेटेड बजट एक्सपेंडिचर is greater than the estimated budget receipt। कि बजट डेफिसिट का सिंपल अर्थ ये है कि जब सरकार का जो एस्टिमेटेड खर्चा है
वो सरकार के एस्टिमेटेड रिसिप्ट से ज़्यादा हो, मतलब खर्चा ज़्यादा है और रिसिप्ट कम है। सरकार का जो एक्सपेंडिचर है एस्टिमेटेड वो ग्रेटर है उसकी एस्टिमेटेड रिसिप्ट से। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ बजट डेफिसिट। नाउ बजट डेफिसिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ डू वी एस्टिमेट इट? बजट डेफिसिट को हम कैसे मापते हैं? तो बजट डेफिसिट का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड बजट एक्सपेंडिचर माइनस एस्टिमेटेड बजट रिसिप्ट्स। कि जो गवर्नमेंट का एक एस्टिमेटेड बजट एक्सपेंडिचर है उसमें से हम सरकार की जो एस्टिमेटेड बजट रिसीट है उसको लेस कर देते हैं। दिस इज योर बजट रिसीट डेफिसिट। एंड नेक्स्ट इज जो बजट डेफिसिट है ये 3 टाइप्स का है। और कौन कौन से टाइप्स हैं इसके वो समझ लेते हैं। तो यहां जैसे मैंने बताया कि जो बजट डेफिसिट है ये 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज रेवेन्यू डेफिसिट, नंबर 2 इज फिस्कल डेफिसिट एंड नंबर 3 इज प्राइमरी डेफिसिट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बजट डेफिसिट है उसके 3 टाइप्स हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब है? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि सरकार का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जब वो सरकार के एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट से बड़ा होता है तो उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। मतलब रेवेन्यू डेफिसिट जो है इट रेफर टू अ सिचुएशन वेयर एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट्स। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस? रेवेन्यू डेफिसिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट। तो इसको हम अगर इसको समराइज करें तो कैसे होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? एक सिचुएशन है जिसमें क्या होता है कि सरकार का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये ध्यान दीजिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है और ये किससे बड़ा है? इट इज ग्रेटर देन व्हाट? एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट। कि सरकार की जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट है उससे बड़ा है। एंड दिस रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट। तो जब हम दोनों का जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करते हैं तो ये रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? तो इसकी इम्प्लीकेशन में पहला पॉइंट है कि इट इंडिकेट्स इनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट। कि गवर्नमेंट जो है वो अपना जो रेगुलर एक्सपेंडिचर है या रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे बार बार होते हैं, उसको सरकार पूरा करने में असमर्थ है। सरकार जो है उसको पूरा नहीं कर पा रही है प्रपोज्ड बजट में। मतलब खर्चे ज्यादा हैं सरकार के। कौन से खर्चे? जो रेगुलर एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर है उसको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। और इसकी वजह से फिर क्या होता है? नेक्स्ट, इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिससेविंग और यूजिंग कैपिटल रिसीट्स लाइक बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट फॉर मीटिंग द रेगुलर एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर। तो इस बात का क्या अर्थ निकलता है कि अब जब सरकार जो है रेगुलर और रेकरिंग एक्सपेंडिचर को पे नहीं कर पा रही है प्रपोज्ड बजट में, या वो इनेबल है, उसको उसमें इनेबिलिटी है, उसको वो पूरा नहीं कर पा रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? डिससेविंग करना पड़ेगा। सरकार को अपनी पुरानी सेविंग्स को खर्च करना पड़ेगा, या फिर जो कैपिटल रिसिप्ट है जिस तरह से बोरोइंग है या डिसइन्वेस्टमेंट है, उससे जो सरकार के पास जो रिसिप्ट हुई है बोरोइंग्स के फॉर्म में या डिसइन्वेस्टमेंट के फॉर्म में,
सरकार फिर उस पैसे को खर्च करेगी किस चीज के लिए? अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट इज कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से सरकार को क्या करना पड़ता है? कट इन एक्सपेंडिचर। सरकार क्या करती है कि अपने जो उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें फिर सरकार को कटौती करनी पड़ती है। सरकार अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करता है, स्पेशली जैसे सब्सिडीज हैं, तो सरकार सब्सिडीज में कट करता है, तो सरकार जो है वो सब्सिडी को कम करेगी। देयर वुड बी अ कट इन द एक्सपेंडिचर स्पेशली इन द सब्सिडीज। कुछ और खर्चे भी कम हो सकते हैं क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट है, सरकार के पास जो रेवेन्यू रिसीट है वो लेस है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो ऐसे में सरकार का जो खर्चा है उसमें सरकार को कमी करनी पड़ेगी। और सरकार क्या करेगी उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए? गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम पब्लिक, आरबीआई एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो सरकार जो है इस खर्चे को पूरा करने के लिए या रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए फिर सरकार को क्या करना पड़ता है? बोरोइंग करनी पड़ती है। और सरकार बोरोइंग कहां कहां से कर सकती है या करती है? सरकार या तो पब्लिक से पैसा बोरो करती है बाय सेलिंग इट्स सिक्योरिटीज, या फिर आरबीआई से बोरो करती है कर्ज के रूप में। ऐसे ही रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से भी सरकार पैसा उधार ले सकती है। तो अल्टीमेटली रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन में गवर्नमेंट को फिर उसको पूरा करने के लिए बोरोइंग भी करनी पड़ती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट मेक्स डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार को और क्या करना पड़ सकता है? सरकार जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट भी करती है। सरकार अपनी कुछ एसेट्स को बेचना पड़ता है सरकार को, ताकि जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फिस्कल डेफिसिट, या इसको हम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं। सो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग। तो ये डिफरेंस होता है दोनों इन कंपोनेंट्स का। मतलब क्या क्या? टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है इसमें दोनों ही आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है। उन दोनों का सम टोटल क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर। इसमें से हम लेस करते हैं टोटल रिसिप्ट। अब टोटल रिसिप्ट में भी दोनों ही आती है, उसमें रेवेन्यू रिसीट भी आती है और कैपिटल रिसीट भी आती है, दोनों को ही हम प्लस करते हैं। लेकिन कैपिटल रिसीट में कंपोनेंट होता है बोरोइंग। बोरोइंग क्या है? एक कैपिटल रिसीट है, उसको हम टोटल रिसिप्ट में शामिल नहीं करते हैं। मतलब इस पर्पस के लिए, फिस्कल डेफिसिट को निकालने के लिए हम जो बोरोइंग है उसको इसमें ऐड नहीं करते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर है इसमें से सरकार की जो टोटल रिसिप्ट है अदर देन बोरोइंग, बोरोइंग को उसमें शामिल नहीं करेंगे। बोरोइंग के अलावा जितनी टोटल रिसिप्ट है उसको हम लेस कर देते हैं। तो ये क्या बनता है? दिस इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। इन अदर वर्ड्स फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? इट इज इक्वल टू बोरोइंग। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है? बोरोइंग के बराबर होता है। सो नाउ टोटल एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने कहा कि हम क्या क्या लेते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर में हम क्या क्या शामिल करते हैं? इसमें दोनों ही तरह के एक्सपेंडिचर हम शामिल करते हैं, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और साथ में इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों ही तरह के एक्सपेंडिचर को हम इसमें शामिल करते हैं, which is known as total expenditure. And next point is total receipts. Total receipts क्या है? सरकार की total receipts कितनी है, क्या है? तो इसमें भी हम क्या लेते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स को लेते हैं, साथ में कैपिटल रिसीट्स को लेते हैं। लेकिन इसमें कौन से रिसीट नहीं लेते हैं? बोरोइंग को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिस्कल डेफिसिट जब हमने कैलकुलेट करना है तो फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको बोरोइंग को जो है वो टोटल जो रिसिप्ट है उसमें शामिल नहीं करना है। उसके अलावा जितनी भी आपकी रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है अदर देन बोरोइंग,
उन सबका सम टोटल जो है टोटल एक्सपेंडिचर में से हम लेस करेंगे, वो आपका बन जाएगा फिस्कल डेफिसिट। और फिर उस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, बोरोइंग लेनी पड़ती है। और सरकार कितनी बोरोइंग लेगी, जितना फिस्कल डेफिसिट होगा। तो इन अदर वर्ड्स हम ये मानते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कि फिस्कल डेफिसिट की जो इंप्लीकेशन है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है नेशनल डेब्ट। देखो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है इट इज इक्वल टू बोरोइंग। और जब सरकार बोरो करती है तो सरकार किसके लिए बोरो करती है, सरकार अपनी पार्टी के लिए बोरो नहीं करती है। सरकार जितना ही बोरोइंग करती है इट इज फॉर द कंट्री, इट इज फॉर द नेशन। अब सरकारें आती जाती रहती हैं, बदलती रहती है, लेकिन देश तो चलता है ना। अब जो भी बोरोइंग की गई है वो किसके लिए की गई है, वो देश के लिए की गई है, नेशन के लिए की गई है। तो बोरोइंग की वजह से क्या होता है, नेशनल डेब्ट बढ़ता है, जो पूरे देश के ऊपर कर्ज है वो बढ़ता है। तो ये इसका इम्प्लीकेशन है कि बोरोइंग की वजह से आपका जो नेशनल डेब्ट है वो बढ़ जाता है। और जब नेशनल डेब्ट बढ़ेगा तो उससे कई तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इससे इन्फ्लेशन होने की भी संभावना है। देखो, जब बोरोइंग की जाएगी तो सरकार क्या करेगी, उस बोरोइंग में से पैसा खर्च करेगी। पैसा खर्च हो रहा है ना। अब जब पैसा खर्च हो रहा है तो मतलब पैसा तो खर्च हो रहा है, एक तरह से परचेजिंग पावर तो इकोनॉमी में बढ़ रही है, लेकिन आउटपुट उस लेवल पर नहीं है। मतलब डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी है। तो उस वजह से जो आपका एक तरह से प्राइस राइज होता है, उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट की वजह से इन्फ्लेशन भी क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इससे फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ता है। ये फॉरेन डिपेंडेंस कैसे बढ़ता है, विदेशों पर जो हमारी निर्भरता है वो बढ़ जाती है। अभी कैसे बढ़ती है, फॉरेन डिपेंडेंस कैसे बढ़ता है, अगर सरकार बोरोइंग करती है दूसरे देशों से तो नेचुरली है कि दूसरे देशों पर हमारी डिपेंडेंस बढ़ जाती है। और जब भी कोई देश जो है उसमें डिपेंडेंस बढ़ती है दूसरी कंट्रीज के ऊपर, तो उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो अफेक्ट होता है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कई बार फॉरेन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, फिर वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग को, तो उससे एक बुरा प्रभाव पड़ता है देश में। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ। तो जैसा मैंने कहा कि इससे हमारा जो फ्यूचर ग्रोथ है वो हैम्पर होती है, उसमें कमी आती है, उसका नुकसान होता है। कैसे, देखो जैसे हमने बोरोइंग करी, हमारे देश में बोरोइंग हो रही, नेशनल डेब्ट बढ़ रहा है। अब उस पैसे को वापस भी तो करना है ना, चाहे वो बोरोइंग पब्लिक से की गई है, चाहे वो आरबीआई से की गई है या फॉरेन कंट्री से की गई है, कहीं से भी की गई हो, लेकिन बोरोइंग तो बोरोइंग है। वो जो पैसा बोरो किया गया है उसको वापस भी तो करना है। तो जब पैसा वापस करेंगे तो क्या होगा, काफी सारा पैसा इंटरेस्ट के रूप में भी चला जाएगा, ब्याज के रूप में चला जाएगा। तो जो पैसा प्रोडक्टिव काम में लगना चाहिए था वो पैसा आपका रीपेमेंट ऑफ लोन्स पे जा रहा है, बोरोइंग को वापस करने में पैसा जा रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा जो एक तरह से जो फ्यूचर ग्रोथ हमें करना था, जो हमने इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना था या इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी थी, उसमें फिर कमी होती है। हम उसको उस लेवल पे नहीं कर पाते हैं जिस लेवल पे हमें वो करना था। नेक्स्ट पॉइंट इज इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। देखो, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है कि सरकार के ऊपर जो विश्वसनीयता है, सरकार की जो भरोसा है लैंडिंग एजेंसीज को, वो कम हो जाता है। अगर सरकार बार बार बोरोइंग कर रही है तो नेचुरली है कि उससे सरकार के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, मतलब उसके ऊपर भरोसा नहीं रहता है, विश्वसनीयता कम हो जाती है सरकार की। तो एक तरह से फिस्कल डेफिसिट जो है गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है कि सरकार बार बार अगर बोरोइंग कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार एफिशिएंट नहीं है।
सरकार बाकी सोर्सेज से पैसा नहीं जुटा पा रही, इसलिए बोरोइंग कर रही है। सो इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी है। एक और पॉइंट इसमें है, वो है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। देखिए क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब है, जैसे अगर हम यूं बात करें कि हर इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर जो है वो मेन होते हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर होता है। अब जब गवर्नमेंट सेक्टर बोरोइंग करेगा इकोनॉमी में, चाहे वो आरबीआई से करेगा, पब्लिक से करेगा या फॉरेन कंट्री से करेगा, तो अल्टीमेटली ज्यादातर फंड्स कौन ले लेगा? फाइनेंशियल मार्केट से गवर्नमेंट ले लेगी। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो लोनेबल फंड्स बचेंगे फाइनेंशियल मार्केट के पास, वो नहीं बचेंगे, वो कम बचेंगे। तो उससे प्राइवेट सेक्टर के लिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होना चाहिए था वो कम हो जाता है, और उससे क्या है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। वो भी, उनको जितना एक तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था इकोनॉमी के अंदर, वो नहीं कर पाएंगे। उससे फर्दर फिर क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट जब ज्यादा बोरोइंग मार्केट से ले लेती है, बोरोइंग के हिसाब से जब ज्यादा पैसा सरकार के पास जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होती है या लोनेबल फंड्स होती है वो कम बच जाती है। इसको हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। देखिए इससे एक दुष्चक्र पैदा हो जाता है, मतलब एक ऐसा चक्कर पैदा होता है जिसको हम विशियस सर्कल हम कहते हैं। किस चीज का विशियस सर्कल है? विशियस सर्कल का मतलब है दुष्चक्र, जिसको तोड़ना संभव नहीं होता, उससे बाहर आना मुश्किल होता है इकोनॉमी को। तो इकोनॉमी में एक विशियस सर्कल पैदा हो जाता है। किस चीज का सर्कल पैदा होता है? हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो हाई होता जाता है, लेकिन उसकी वजह से जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम होता चला जाता है, लो जीडीपी ग्रोथ होता है। कैसे? देखो हाई फिस्कल डेफिसिट होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग सरकार करेगी। तो जब ज्यादा बोरोइंग्स होंगी तो नेचुरली है कि उसके ऊपर ब्याज भी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को अल्टीमेटली उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो भी बोरोइंग की गई है। और जितना हम डिले करेंगे उसको पे करने में, उतना ही हमें ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बोरोइंग तो वापस करना ही करना है, लेकिन साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है। और जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो जो पैसा हमने चुकाना है बोरोइंग का कई गुना बन जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। अब जब आप ज्यादा पैसा वापस करने में लगा देंगे तो आपके पास जो प्रोडक्टिव काम के लिए पैसा बचना चाहिए था वो कम बचेगा। उससे जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए था या सोशल वेलफेयर के लिए पैसा लगाया जाना चाहिए था, वो पैसे की कमी हो जाएगी, नहीं बचेगा सरकार के पास पैसा। तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, लो जीडीपी ग्रोथ होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो पाएगा। तो नेचुरली है कि आपके पास जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो आपका बढ़ नहीं पाएगा, उसमें कमी हो जाएगी। तो ये था आपका इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट आप सभी जानते हैं, इट इज इक्वल टू बोरोइंग। तो एक तरह से जो बोरोइंग में से जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जब हम उसको लेस कर देते हैं तो ये क्या बनता है, दिस बिकम्स प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट excluding interest to implement the budgetary program and policies for the year ahead। मतलब एक तरह से जो प्राइमरी डेफिसिट है वो गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट को इंडिकेट करता है। एक्सक्लूडिंग मतलब उसमें इंटरेस्ट पेमेंट को शामिल नहीं किया जाता। बोरोइंग रिक्वायरमेंट तो है लेकिन अदर देन
इंटरेस्ट पेमेंट, तो इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़कर बाकी जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, किस चीज के लिए, कि जो उसने बजट बनाया है उसमें जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाई है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार को जितनी बोरोइंग की जरूरत है उसको ये इंडिकेट करता है। मतलब एक तरह से जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको उसमें इंडिकेट नहीं किया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंडिकेट्स कॉन्टिन्यूस लैक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन। तो प्राइमरी डेफिसिट की वजह से क्या होता है कि ये शो करता है किस चीज को, कॉन्टिन्यूस लैक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन। मतलब फिजिकल डिसिप्लिन जो है वो लगातार नहीं मेंटेन हो रहा है, इस चीज की तरफ इसका इशारा हो रहा है, इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी के अंदर जो फिजिकल डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, वो लगातार मेंटेन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट shows total interest payments on borrowings made in the past। कि जो फिजिकल डेफिसिट है और प्राइमरी डेफिसिट है, अगर हम दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो ये शो करता है कि जितनी भी बोरोइंग ली गई है पास्ट में उसके ऊपर जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो कितना पे किया गया है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। और एक इसमें वर्ड है जीरो प्राइमरी डेफिसिट। तो जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है? जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन्स the government resort to borrowing only to clear backlog of interest payments, only to clear backlog of interest payments। तो जीरो प्राइमरी डेफिसिट उस समय होता है जब सरकार बोरोइंग तो करती है, लेकिन किस चीज के लिए करती है? ओनली टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स, कि पुराना जो इंटरेस्ट पेमेंट्स पे करने को रहती हैं, सिर्फ उस पेमेंट के लिए जब सरकार बोरोइंग की बात करती है तो उसको हम कहते हैं जीरो प्राइमरी डेफिसिट। मतलब यहां पर बोरोइंग तो हो रही है लेकिन किस चीज के लिए हम बोरोइंग की बात कर रहे हैं? ओनली टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। मतलब पुरानी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है ना, जो भी पे करने को बाकी बची है उसको बोलते हैं बैकलॉग। तो जो पुरानी पेमेंट्स इंटरेस्ट की पे करने को है उनकी पेमेंट करने के लिए जो सरकार बोरोइंग करती है उसका मतलब है जीरो प्राइमरी डेफिसिट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। So if you find this video meaningful and helpful, so please share this with those who can be benefited from this. Thank you.